थोड़ा सा हम रिस्पॉन्सिबल बनेंगे बेटे। तो हम सैयद हैदर रजा साहब का हम देख रहे थे। उनका जन्म 22 फेब 1922 में हुआ था और 23 जुलाई 2016 में उनका देहांत हुआ। एंड दिस इज द फेमस इंडियन पेंटर सैयद हैदर रजा। आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। Sayyid Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. Simple geometric shapes, striking color combinations, captivative compositions. These are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. उनकी पेंटिंग में आप देखेंगे ब्लू और ऑरेंज का बहुत इस्तेमाल होता है और वो ज्योमेट्रिक शेप्स अपनी पेंटिंग्स में यूज करते हैं। आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं ये ज्योमेट्रिक शेप्स है ना। यू विल फाइंड देम इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पेंटिंग्स। उनकी ज्यादातर पेंटिंग्स में आपको ज्योमेट्रिक शेप्स मिलेंगी, ठीक है। None of his paintings depict lifelike human figures or copies or scenes from the environment. तो उनकी किसी भी पेंटिंग में आप देखेंगे वो पेड़ पौधे लोगों को नहीं ड्रॉ करते हैं। कुछ लोग मार्केट सीन ड्रॉ करते हैं, कुछ लोग त्योहार दिखाते हैं, कुछ लोग बच्चे दिखाते हैं, कुछ लोग लोगों को ड्रॉ करते हैं। उस तरह की आपको कोई भी तस्वीरें सैयद हैदर रजा साहब की नहीं मिलेंगी। उनकी ज्योमेट्रिक शेप्स में मिलेंगी और उनकी पेंटिंग्स में ब्लू और ऑरेंज का बहुत यूज आपको दिखेगा। एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते हैं बेटा। ठीक है, तो उनकी पेंटिंग्स में हमें ह्यूमन फिगर्स नहीं दिखते और हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, लोग हैं, चीजें हैं, वो सब उनकी पेंटिंग्स में हमें नहीं दिखती, ठीक है। His paintings belong to the abstract style of paintings. ऐसी पेंटिंग्स को हम एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कहते हैं जिसमें शेप्स यूज होती हैं और लोगों को जो नहीं दर्शाता उनको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स कहते हैं, which is about shapes and color. Such paintings are not inspired by any external factor. They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, and dots in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in others. तो ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये जो आर्टिस्ट होता है, जो कलाकार होता है, वो बाहर के वातावरण से इम्पैक्ट नहीं होता। उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं, जो वो सोच रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, जो कुछ उसके दिमाग में भाव आ रहे हैं उसके, वो सब उन भावों को वो पेंटिंग में उतारता है। उसका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है उसके बारे में है।
ठीक है, तो ये हमारा आप तो जो सर्कल्स हैं, ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल आप देखेंगे, और भी हम आगे पेंटिंग्स देखेंगे, उनमें आपको ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखेंगी। ये देखो, यहाँ पे आप ट्रायंगल देख सकते हैं, यहाँ पे आप सर्कल देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल, ट्रायंगल और तरह तरह की शेप्स उन्होंने अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल किए। ये भी एक है ना, ये भी आप देख सकते हैं। तो अलग अलग शेप्स और कलर्स से वो एक्सपेरिमेंट करते थे। रजा फाउंड हिज पेंटिंग्स through his study of Indian art and its heritage, cultural context, and philosophy. His pictures seem to radiate peace and life at the same time. We realize that painting is a visible form of very deep thought. Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. तो रजा की जो पेंटिंग्स हैं वो इंडियन हेरिटेज से इंस्पायर होती हैं, और जो हम शब्दों में नहीं डाल सकते भाव, उन भावों को रजा अपने ब्रश से कागज पर उतार देते हैं, और लोगों को उनकी पेंटिंग्स बहुत पसंद आती है। ठीक है, नाउ दिस इज रजाज बायोग्राफी, उनकी जीवन के बारे में। ये रजा हैं अपनी एक पेंटिंग के साथ, बाद में उन्होंने बिंदु पेंट करनी शुरू कर दी थी अलग अलग कलर्स में। Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. He began to paint from the age of 12. तो 12 साल की उम्र से रजा ने पेंट करना शुरू कर दिया था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the JJ School of Art in Mumbai. Later, he went to France to study art. After a few years, he decided to settle in France. तो एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। 12 साल की उम्र से उन्होंने पेंट करना शुरू किया। पहले तो वो चित्रकला महाविद्यालय गए नागपुर, उसके बाद में वो मुंबई के जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ने गए, और उसके बाद वो फ्रांस गए। वहां पे जाके फिर उन्होंने आगे आर्ट की पढ़ाई की, और कुछ सालों बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फ्रांस में ही रहने वाला हूँ। फ्रांस में रहने का उन्होंने निर्णय लिया, और उनकी जो धर्म पत्नी थी वो भी फ्रेंच थी। He won many national and international awards. तो उनको बहुत नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले हैं उनकी पेंटिंग्स के लिए। He was honored with 3 Padma Awards, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण। तो उनको जो हमारे देश के 3 सबसे बड़े हाईएस्ट अवार्ड्स हैं, सिविलियन अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, तीनों उनको मिले हुए हैं। With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. Gradually, the bindu or the point became the core of his paintings. तो उनकी जो पेंटिंग्स है उनमें वो अध्यात्म में और गहराई से जाने लगे थे, और बाद में उन्होंने उनकी सब पेंटिंग्स में आपको बिंदु दिखती है। वो पहले शुरू में उन्होंने शेप से शुरू किया, तरह तरह के शेप्स वो पेंट करते थे, और बाद में जाके उनको बिंदु से इतना एक आकर्षण हुआ, उनकी पेंटिंग्स में बिंदु बहुत निकल के आती है। He described his work in words. My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature
and the form which is expressed in color, line, space and light. तो अपने काम के बारे में वो क्या कहते हैं, एक बार सुन लेते हैं. ओके. हाँ जी. Sometimes an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they're expressed through words. For him, the effective medium of communication is his work, his paintings. Raza had great creativity. His paintings are very expressive. This great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. तो बहुत सादा चीजों को इस्तेमाल करके बिंदु, शेप्स, कलर, वो उन्होंने बहुत ही अद्भुत पेंटिंग्स बनाई हैं. तो 23 जुलाई 2016 को उनका देहांत हो गया था. वो 94 इयर्स के थे और बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स का वो एक बहुत बड़ा पिटारा छोड़ के गए हैं. ये एक और उनकी बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी पेंटिंग है. ये आप देख सकते हैं अपने सामने. उसमें कैसे शेप्स उन्होंने यूज किए हैं. ट्रायंगल्स हैं, लाइंस हैं, सर्कल्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं और कैसे तरीके से उन्होंने अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया है. लेकिन ब्लू और ऑरेंज उनकी पेंटिंग्स में बहुत दिखता है. ठीक है. अब हम, ये तो हो गए एक ट्रेंड प्रोफेशनल आर्टिस्ट. इन्होंने ट्रेनिंग ली, इन्होंने पेंटिंग करनी शुरू की और दुनिया में नाम कमाया, हमारे देश का नाम ऊंचा किया. अब हम दूसरी तरह की पेंटिंग देखेंगे जो एक आदिवासी आर्ट है. ये भी एक अलग तरह का पेंटिंग है, अलग तरह की आर्टिस्ट्री है, अलग तरह की आर्ट है. इसके बारे में हम अभी जानेंगे. तो ये है गोंद आर्ट. गोंद आर्ट इज अ ट्राइबल आर्ट. तो जो गांव में और ट्राइबल्स में, ट्राइबल एरियाज में जो आर्ट, जो कच्चे घरों में, मिट्टी के घरों में, जो दीवारों पे, कागज पे, कपड़ों पे, ऐसी जगह बनाई जाती है, दैट इज गोंद आर्ट. आजकल तो ये बहुत पॉपुलर हो गई है. इसको लोग पेज पे बनाते हैं, कागज पे बनाते हैं और इसको फ्रेम कराकर बेचते भी है. लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो दीवारों से हुई, लोगों के घरों में जो आर्ट होती है उससे हुई. Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people living largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. तो इन पांचों स्टेट्स में ये गोंद आर्ट पाई जाती है. From their traditional tales and mythology, we learn that they had lived in India for thousands of years, even before other inhabitants came here. तो उनकी जो ट्रेडिशनल टेल्स और कहानियां हैं उनसे हमें पता चलता है कि हजारों सालों से वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं. और कहते हैं बल्कि बाकी लोग बाद में आए थे. वो लोग, ये लोग, जो गोंड ट्राइब है, ये बहुत हजारों सालों से हिंदुस्तान में रह रही है. द गोंदी लैंग्वेज इज सिमिलर टू तेलुगु. उनकी जो भाषा है वो तेलुगु से मिलती जुलती है. ठीक है. एक बार ट्रांसलेशन इसकी सुन लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल बेटर. थोड़ा सा इसको बेहतर समझने के लिए एक बार ट्रांसलेशन सुन लेते बेटा.
Okay. Gond art has spread mainly in central India. तो इन states में गोंद आर्ट पाई जाती है. It has spread here. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. They are transferred from generation to generation in a smooth flowing process. Okay. Gond art is no exception to this. A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. Also, art is a medium for recording and preserving what is seen. तो ये आर्ट का शुरुआत किस लिए हुआ था? अपने घरों को सुंदर बनाने के लिए, उनको मनमोहक बनाने के लिए लोगों ने अपनी दीवारों पे अपने फ्री टाइम में पेंट करना शुरू किया था. और जो कलर है, इसलिए वो कलर भी किससे बनता है? घर की चीजों से, चावल से, मिट्टी से, हल्दी से, दाल से, जो भी मिर्च मसाले, जो भी चीजें हमारे आसपास है, घरों में मिलती हैं, उससे आप देखेंगे कि गोंद आर्ट का कलर बनाया जाता है. तो इसकी शुरुआत हुई, लोग अपने घर को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने ये पेंट करना शुरू किया था. और इसमें क्या पेंट करते थे? जो उनको अपने आसपास दिखता था. ठीक है. इन फोक आर्ट्स, you yourself prepare the canvas, the surface on which you draw and the colors with which you draw. तो आप देखेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं जो रजा साहब, वो ये मार्केट का कैनवस है, ये खरीदते हैं, इस पे ब्रश और जो भी ये कलर्स यूज करते हैं उनसे पेंट करते हैं. देख रहे हैं ना आप? और फिर इनको फ्रेम करते हैं. और गोंद आर्ट में क्या है? आप खुद अपना कैनवस तैयार करते हैं. तो आपका कैनवस क्या हो सकता है? आपका कैनवस एक दीवार हो सकता है, आपका कैनवस जमीन हो सकता है, मिट्टी पे आप नीचे बना रहे हैं अपने आंगन में, आप दीवार पे बना रहे हैं, आप दरवाजे पे बना रहे हैं. तो आप अपना पहले कैनवस तैयार करते हैं, फिर आप अपने रंग तैयार करते हैं और उसके बाद आप पेंट करते हैं. That is why creating folk art is a very enriching experience. This richness is reflected in the choice of their medium. In days of past, several things in nature, such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits, and even things like coal and cow dung, were used to prepare colors. The different colors, various textures, and patterns were used year after year, lending a simplicity to the art. When we look at these pictures, we realize that a picture drawn in this way or the other can look equally beautiful. What a deep thought this art conveys, and so easily. आप देख सकते हैं कितनी सुंदर, कितनी बारीकी का काम है और कितनी प्यारी ये पेंटिंग है गोंद आर्ट की. और ये कलर्स किससे बनते हैं? पत्तों से, पेड़ों से, पेड़ के तने से, फूलों से, फल से, घर में जो चीजें मिलती है, ये गाय के गोबर से, कोल से, इन सब चीजों से रंग
बनाए जाते हैं। तो कुछ भी इसमें से बाहर से नहीं खरीदा जाता। Okay, let's listen to the translation. ओके, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने देखा कैसे गोंद आर्ट के कलर्स बनते हैं। बाकी कलर पेंटिंग्स में लोग मार्केट से कैनवस खरीदते हैं, जिसपे कागज पे जिसपे वो पेंट करते हैं, या कपड़ा जिसपे वो पेंट करते हैं। लेकिन गोंद आर्ट के लिए वो खुद अपना कैनवस तैयार करते हैं और फिर खुद ही अपने रंग बनाते हैं और फिर उस पे पेंटिंग्स करते हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की गोंद आर्ट की पेंटिंग्स आपके बुक में। एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी। और एक ये है। In the Gone style of art, we see that outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture lively and attractive. क्योंकि गोंद आर्ट की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई उसका स्ट्रक्चर नहीं है। जिसका जैसे मन करता है वो अपने रंग बनाता है, अपने कैनवस बनाता है और अपनी समझ से पेंटिंग करता है। इसलिए ये डिजाइन सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी पेंटिंग्स बहुत सुंदर होती है। और जैसे राइटर को उसको पेंटर को पेंट करना है वो अपने हिसाब से करता है। जैसे इसमें लाइंस का इस्तेमाल किया, आप देख सकते हैं, है ना। इसमें थोड़ी ट्रायंगुलर शेप्स का इस्तेमाल किया, अगर आप देखेंगे। तो जो भी गोंद आर्ट बना रहा है वो अपनी समझ से अपने तरीके से इसको बना सकता है। और सभी ये पेंटिंग्स बहुत मनमोहक लगती हैं। They're amazing and beautiful. In today's age of commercialization, many men take up Gond art. But the roots of folk arts probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking, and in their leisure time activities. कहते हैं आजकल गोंद आर्ट सभी करने लगे हैं। लेडीज भी करती हैं, आ, आदमी लोग भी करते हैं, लेकिन शुरुआत इसकी शायद लेडीज ने की थी, क्योंकि अपने घर को सुंदर बनाने के लिए, प्यारा बनाने के लिए, मनमोहक बनाने के लिए जो घर की औरतें थी उन्होंने पेंट करना शुरू किया था। तो वहां से गोंद आर्ट की शुरुआत हुई थी। लेकिन आज इसका कमर्शलाइजेशन हो गया है। आज गोंद आर्ट बना के लोग बेचते हैं बाजार में। शुरू में वो बाजार में बेचने के लिए नहीं थी, वो सिर्फ घर सजाने के लिए थी। लेकिन अब क्योंकि ये एक व्यवसाय की तरह हो गया है, तो आदमी भी इसको सीखने लगे हैं और इसको करने लगे हैं।
ओके, अब हम एक्सरसाइजेस देख लेते हैं जो आपकी बुक के एंड में जो क्वेश्चंस हैं, एक बार उन्हें हम देख लेते हैं. Spot the error in the spelling of the following words with reference to the passage and rewrite them correctly. तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके पैसेज में इस चैप्टर में इस्तेमाल हुए हैं और यहाँ पे इनकी गलत स्पेलिंग लिखी गई है, उनको आपको ठीक करना है. ठीक है, तो आप सही स्पेलिंग देखने के लिए डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको सही स्पेलिंग मिल जाएगी. और आप क्लास के बाद ये रिसोर्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. ठीक है, जो पहला वर्ड है इसकी करेक्ट स्पेलिंग है रिनाउंड. ये फीचर्स की करेक्ट स्पेलिंग ये है. ट्राइबल की करेक्ट स्पेलिंग ये है. ज्योमेट्रिक, फिगर्स, माइथोलॉजी, पेंटिंग, इनर, अर्दन, सर्कल्स, विलेज में डबल एल आता है, मीडियम, अचीविंग, डिसाइडेड एंड डिफरेंट. ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट स्पेलिंग्स हैं जो बुक में स्पेलिंग्स दी हुई हैं, ये गलत है, इनको ठीक करके हमें लिखना है. ठीक है, तो आपका होमवर्क होगा क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है. अभी हम डिस्कस भी करेंगे उनको. कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम. कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ रजा's पेंटिंग्स. रजा की पेंटिंग्स में क्या क्या फीचर्स पाए जाते हैं? ठीक है, तो क्या पाया जाता है उनके पेंटिंग्स में? सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, है ना? सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स, स्ट्राइकिंग कलर कॉम्बिनेशंस, उनको इस्तेमाल करके बनाए गए हैं कैप्टिवेटिंग कॉम्पोजिशंस. और कौन से कलर्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? ब्लू एंड ऑरेंज. और शेप्स कौन सी वो इस्तेमाल करते हैं? सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस एंड डॉट्स. तो ये जो फीचर्स हैं उनकी पेंटिंग्स के, उनकी एक बार ट्रांसलेशन देख लेते हैं बेटा. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फिल इन द ब्लैंक्स. कंप्लीट द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पैसेज. Raza's paintings don't depict people. रजा की पेंटिंग्स में लोगों की तस्वीर नहीं मिलती. Raza's paintings are done in abstract style. ये रहा, abstract style. ठीक है, Raza's paintings are not inspired by the outside environment. बाहर के वातावरण से रजा की पेंटिंग्स पे कोई असर नहीं है. तो क्या प्रिंट करते हैं फिर वो? रजा's paintings present images from his own inner mind.
उनके जो अंदर के भाव हैं, जो अंदर के विचार हैं, वो उनकी पेंटिंग्स में दिखते हैं। रजा's पेंटिंग्स रेडिएट, एक जगह कहते हैं ना, पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम, यहाँ पे कहते हैं। रजा's पेंटिंग्स, हाँ, रजा's पेंटिंग्स रेडिएट पीस एंड लाइफ एट द सेम टाइम। ये आपका इस ब्लैंक में जाएगा। Raza's paintings radiate peace and life at the same time. The dot became the core of Raza's paintings. बाद की पेंटिंग्स में उनकी सारी पेंटिंग्स बिंदु पे केंद्रित हो गई थी। For an artist like Raza, his work and paintings are effective medium of communication. वो कहते हैं ना, जो शब्दों से वो बयान नहीं कर सकते थे, वो अपने ब्रश और रंगों से करते थे। So it was an effective medium of communication. Read the passage on Gondat carefully, then complete the following sentences without going back to the passage. Gond art is a tribal art developed by the Gond people. The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. शुरू में कहाँ पे बनाते थे गोंदाट लोग? अपने घर की कच्ची दीवारों पर. In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which you draw and the colors with which you paint. तो folk arts में क्या होता है? जो आपका कैनवस है, जहां पेंट करने वाले हैं, वो भी आप खुद तैयार करते हैं, और जिन रंगों से आप पेंट करने वाले हैं, वो भी आप अपना खुद तैयार करते हैं. Write about the following important features of Gond art with the help of the passage. तो आप गोंद आर्ट के बारे में ये सब पॉइंट्स दिमाग में रख के आप एक पैसेज लिख सकते हैं. आप लिख सकते हैं that Gond art was developed and preserved by the Gond tribal people. It was originally drawn on the earthen walls of the houses. Colors are prepared from soil, plants, bark, trees, flowers, fruit, coal and cow dung. And simple textures use होते हैं like dots, lines, curves and circles. Outline सबकी अलग होती है, लेकिन डिजाइन सभी के बहुत लाइवली होते हैं, जिंदा दिल होते हैं, ब्राइट होते हैं. यूज ऑफ ब्राइट नेचुरल कलर्स, एंड आर्ट इज पास फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. तो किसी स्कूल जाकर ये नहीं सीखते हैं, एक दूसरे से बच्चे बड़ों के साथ बैठ के उनकी सपोर्ट करते हैं और धीरे धीरे वो गोंद आर्ट सीखते हैं. इस तरह से ये आर्ट पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है. किसी स्कूल कॉलेज में जाकर ये नहीं सिखाई जाती. ठीक है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं. Why does the author think the roots of the folk art lie in women's chores? राइटर को क्यों लगता है कि ये जो आर्ट फॉर्म है ये लेडीज ने शुरू की होगी, स्त्रियों ने शुरू की होगी. क्यों? क्योंकि ये घर की दीवारों पे पेंट होता था. दूसरा, जो रंग थे वो घर में जो आसपास चीजें मिलती थी उनसे ये रंग बनाए जाते थे. तो इन दो रीजन से लगता है, और राइटर को लगता है कि इसकी शुरुआत, गोंद आर्ट की शुरुआत लेडीज ने करी होगी. एक बार इसकी ट्रांसलेशन सुन लेते हैं.
ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि आप 2 पैराग्राफ्स लिख सकते हैं। एक पैराग्राफ गोंद आर्ट के बारे में और एक पैराग्राफ रजा साहब के बारे में, या फिर आप कोई आर्ट फॉर्म ले सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट ले सकते हैं, गोंद आर्ट ले सकते हैं, आप उसके बारे में पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पैराग्राफ राइटिंग का आइडिया लग जाएगा। ये जो पॉइंट्स है इससे तो आपका गोंद आर्ट का पैराग्राफ तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहें तो एक सैयद रजा के ऊपर भी एक पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, चलो वी स्टॉप हियर, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। क्लास के बाद ये रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल राइट बेटे, बाय।